हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संसद की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें तीसरी क्लास यानी संसद की जो प्रक्रिया है उसमें हम पढ़ने वाले हैं संसद की समितियों के बारे में। ये जो संसद की समितियां होती हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या है इनका इतिहास, क्यों बनाई जाती हैं ये? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संसदीय समितियां हैं, हमारी जो संसद है इसमें लगभग हमारे जो देश में जो शासन है वो संसदात्मक शासन है। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार हमारे यहाँ पे संसद में दो हाउस हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा में 245 सदस्य और लोकसभा में 545 सदस्य। इनको मिला लिया जाए तो टोटल 790 सदस्य बैठते हैं, मतलब लगभग 800 सदस्य। ये 800 सदस्य क्या क्या करेंगे? क्या कानून बनाने का निर्माण करेंगे, इन्हें संविधान में संशोधन भी करना है, इसके साथ साथ सरकार क्या काम कर रही है उस पर नज़र भी रखनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कानून का निर्माण भी करना है, संविधान में संशोधन भी करना है, इन्हें बजट पारित भी करना है। तो ये क्या क्या कार्य करेगी? इसीलिए संसदीय प्रक्रिया और संसदीय नियमों के अनुसार संसद में कुछ कमेटी बनाई गई हैं। इसमें कुछ कमेटी स्थायी हैं और कुछ अस्थायी हैं। यानी स्थायी हैं, कुछ तदर्थ हैं। तो तदर्थ मतलब अस्थायी, जो समय पड़ने पर बनाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संसदीय समितियों की। संसदीय समितियां, हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है संसदीय समितियां। ये जो संसदीय समितियां हैं, सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये कितने प्रकार की होती है। अगर हम प्रकार की बात करें तो संसद में समितियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की अगर हम संसदीय समितियों की बात करें, एक वो समिति जो स्थायी समिति है, एक वो समिति जो स्थायी समिति है, और एक वो समिति जो तदर्थ समिति है। तदर्थ समिति, तदर्थ बोले तो अस्थायी समिति, यानी इसे काम चलाऊ समिति भी बोलते हैं। संसद में ये दो प्रकार की कमेटी होती हैं, एक तो स्थायी समिति और एक होती है तदर्थ यानी काम चलाऊ। ये तभी बनाई जाती है जब विशेष करके किसी की जांच करनी होती है। कभी कभी इनका निर्माण होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जेपीसी का, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति की बात करने वाले हैं, जिसका गठन 2016 तक अब तक 8 बार किया जा चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये इनके बारे में हमें ये जानना है कि इनका इतिहास क्या है। अगर हम समितियों के इतिहास की बात करें कि इनका इतिहास क्या है, तो इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, अंग्रेजों के समय पर एक कानून आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून, ये 1919 का कानून है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून के समय पर पहली बार 1921 में प्रवर समिति का गठन किया गया। प्रवर समिति का गठन किया गया। ये प्रवर समिति पहले जांच का ही काम करती थी, लेकिन यही प्रवर समिति आगे चलकर लोक लेखा समिति बनी। लोक लेखा समिति बनी, और इस लोक लेखा समिति को ही कहा जाता है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति है, इसका इतिहास ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून से है। ये कानून में तो 1919 के में आई, लेकिन
इसका उल्लेख था 1919 के कानून में, लेकिन ये स्थापित की गई 1921 में। तभी से ये प्रवर समिति के रूप में कार्य कर रही थी। ये वर्तमान में संविधान में लोक लेखा समिति के रूप में कार्य कर रही है। तो यानी इसका इतिहास ही यही है इन समितियों का, कई अंग्रेजों के समय से ही यहाँ पर कुछ मेन इनको जांच दी जाती, उसकी ये जांच करती। वहीं हम बात करें संसद में समितियों को लेकर कि संसद में समितियां कितने प्रकार की होती हैं, तो संसद में समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। अगर हम बात करें वित्तीय समितियों की, वित्तीय समिति कितने प्रकार की होती है? अगर हम यही वित्तीय समिति की बात करें तो वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि समितियां कितने प्रकार की होती हैं। संसद में समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति, काम चलाऊ यानी अस्थायी समिति, जो वक्त पड़ने पर जिनको बनाया जाता है। इतिहास इन समितियों का यही है कि सबसे पहले कमेटी का उल्लेख हमें 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में इनका उल्लेख मिलता है, और उस समय उस कमेटी का नाम था प्रवर समिति। वही प्रवर समिति जो उस समय अंग्रेजों के समय कार्य करती थी, वही समिति आज हमारे यहाँ संविधान में लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करती है। अगर आपसे पूछे कि वित्तीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं, वित्तीय समितियां 3 प्रकार की होती हैं। इन वित्तीय समितियों में हम बात करने वाले हैं एक लोक लेखा समिति की, बात करने वाले हैं हम अनुमान समिति की, और बात ही हम करने वाले हैं लोक उद्यम समिति की। ये 3 प्रकार की वित्तीय समितियां हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लोक लेखा समिति की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दो। इसमें हम संसदीय समितियों के बारे में आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, यानी वित्तीय समितियां। ये जो वित्तीय समितियां हैं, वित्तीय समितियां, इसके जो प्रकार हैं ये हैं 3। इसमें हम सबसे पहले जिस प्रकार की बात करने वाले हैं वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ये जो लोक लेखा समिति है इसे PAC भी कहा जाता है, यानी लोक लेखा समिति को PAC कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जो लोक लेखा समिति है इसका इतिहास ही यही है कि ये कमेटी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून में इसका उल्लेख था, और ये स्थापित की गई थी, 1921 में। ये 1921 का इसका इतिहास है। और इस कमेटी में यदि हम बात करें कितने सदस्य होते हैं, तो इस कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों के बारे में यदि हम बात करें, ये 22 सदस्य इस रूप से होते हैं कि इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, यानी लोकसभा से 15 होते हैं इसमें सदस्य, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, यानी इस रूप में होते हैं। ये कभी भी पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये काम क्या करती है लोक लेखा समिति, इसका कार्य क्या है सदन में? यदि हम इसके कार्य की बात करें कि लोक लेखा समिति क्या कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति जो कार्य करती है मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 148 में CAG का उल्लेख है। CAG बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कंट्रोल और एंड ऑडिटर जनरल ये सरकार के कामों की ऑडिटिंग करता है।
ये सरकार के कामों की ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद में उसकी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं और संसद के द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी इस कैग की ऑडिट की रिपोर्ट की जांच करने का काम करती है। और जांच करने का तो काम करती है, अगर जांच में भी कहीं अड़चन आती है तो ये लोक लेखा समिति CAG से भी परामर्श लेती है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की है इसमें कहाँ कहाँ पर ये क्या है। जब नहीं कुछ समझ में आता है तो लोक लेखा समिति CAG से भी परामर्श लेती है। इसलिए कहा जाता है कि CAG और लोक लेखा समिति दोनों आपस में भाई भाई हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के मार्गदर्शक हैं। दोनों एक दूसरे के गुरु चेला हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, CAG द्वारा जो ऑडिट की जाती है भारत सरकार के कामों की, उसकी रिपोर्ट बनाकर CAG राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं और संसद के द्वारा बनाई गई कमेटी PAC लोक लेखा समिति इनकी ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करने का काम करती है। ये लोक लेखा समिति का कार्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो समितियां बनाई जा रही हैं संसद के द्वारा, ये क्यों बनाई जा रही हैं, क्यों इनकी आवश्यकता है? विशेषकर ये है कि हमारे यहाँ पे संसदात्मक कानून व्यवस्था है, संसदीय प्रक्रिया है। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार हमारे यहाँ पे जो सरकार काम करती हैं, विशेषकर कार्यपालिका जो काम करती हैं, उनकी नाक में नकेल कसने के लिए संसद समितियों का गठन करती है। समिति उन सरकार के कामों की जांच करती हैं जहां लगता है कि काम की जांच करना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम अगली वित्तीय समिति की बात करें तो वो वित्तीय समिति है अनुमान समिति। ये जो अनुमान समिति है, अनुमान समिति है, अनुमान से ही लग रहा है कि ये अनुमान लगाएगी। अनुमान समिति है, इसे कहा जाता है एस्टीमेट कमेटी, यानी इसे एस्टीमेट कमेटी भी कहा जाता है। ये जो अनुमान समिति है, यदि इसके बारे में बात करें, ये अनुमान समिति 1950 से ही यहाँ पर कार्य कर रही है, जब से संविधान लागू हुआ है। ये एस्टीमेट समिति के बारे में यदि हम बात करें कितने सदस्य हैं, तो इसमें टोटल 30 सदस्य हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 30। और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि कभी कभी वो दे देता है कि एस्टीमेट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं, 30। ये 30 सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं? लोकसभा से कितने आते हैं, राज्यसभा से कितने आते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं आता, लोकसभा से सभी सदस्य आते हैं। ये जो एस्टीमेट कमेटी है, इसका कार्य क्या है, क्या काम करती है अनुमान समिति? मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार के द्वारा ये जो बजट पारित किया जाता है, बजट में सरकार बड़ा चढ़ा करके मांग करती है पैसे की, अनुमान बड़ा चढ़ाकर रखती है। तो ये कमेटी उस बजट में जो भी मांग की जाती है, जो बड़ा चढ़ाकर मांग की जाती है, बड़ा चढ़ाकर अनुमान रखा जाता है, उस अनुमान को, उस सरकार के अनुमान को वास्तविकता के निकट लाने का कार्य करती है अनुमान समिति। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया होगा। अगर हम नहीं समझ में आया है तो हम दोबारा समझाएं।
बजट में जो भी सरकारें मांग करती हैं उनका अनुमान बढ़ा चढ़ाकर रखती हैं वो लोग। उन बजट के अनुमानों को वास्तविकता के निकट लाने का काम यदि कोई कमेटी करती है तो वो अनुमान समिति करती है। यानी बजट में जो भी सरकार के अनुमान होते हैं उनको वास्तविकता के निकट लाने का काम कौन सी कमेटी करती है? अनुमान समिति। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य क्यों नहीं, लोकसभा से क्यों के? मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बजट की बात करें, बजट धन विधेयक है। धन विधेयक है, पहले लोकसभा में रखा जाता है। पहले जब लोकसभा में रखा जाता है तो लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता पर ही सारे किस पर टैक्स लगना है, कौन सा टैक्स कम होना है, कौन सा टैक्स हटना है, कौन से टैक्स में वृद्धि होनी है, ये सब कुछ जनता के ऊपर होता है। इसीलिए जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति लोकसभा में बैठते हैं। इसीलिए इसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अनुमान समिति का भी यानी अनुमान समिति भी आपकी समझ में आ गई होगी, जिसे एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है। वहीं हम तीसरी वित्तीय समिति की बात करें तो तीसरी वित्तीय समिति है लोक उद्यम समिति। ये जो लोक उद्यम समिति है जिसे कोपू भी कहा जाता है। कोपू इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ही मतलब यह कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी कोपू भी कहा जाता है इस समिति को। ये जो लोक उद्यम समिति है, इसके बारे में यदि बात करें, एक कमेटी थी कृष्णा मेनन समिति। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इस कोपू का गठन 1964 में किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कोपू का गठन कब किया गया? 1964 में। किस कमेटी की सिफारिश पर? कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। ये लोक उद्यम समिति की अगर बात करें, इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। यदि इस लोक उद्यम समिति के हम कार्यों की बात करें, लोक उद्यम समिति क्या कार्य करती है? मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की कई ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जहां सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। जिन हम सरकारी संस्थाओं के बारे में बात करें, उद्योगों के बारे में बात करें, जैसे एनटीपीसी। एनटीपीसी सरकारी प्लांट है। इसमें क्या कार्य होता है? कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा, जो हमें प्रॉफिट दिया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, कंपनी घाटे में जा रही है, क्यों जा रही है, उसकी जांच करने के लिए संसद के द्वारा एक वित्तीय समिति बनाई जाती है, जिसे लोक उद्यम समिति कहा जाता है, जिसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कहा जाता है। ये कोपू उन उद्योगों में जो सरकारी उद्योग है उनकी जांच करने का कार्य संसद की तरफ से करती है, इसलिए इसे लोक उद्यम समिति भी कहा जाता है। ये 1964 से कमेटी बनती आ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम पीएससी के बारे में जो बात की है, इसमें क्या है, इसमें पेपर में क्वेश्चन बनता है कि इसका जो अध्यक्ष है, इसका जो अध्यक्ष है कौन होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले 1950 से इसका अध्यक्ष तो जिस पार्टी का बहुमत होता था उस पार्टी का अध्यक्ष होता था। लेकिन जिस पार्टी का बहुमत होगा उसकी सरकार केंद्र में होगी, उसकी सरकार केंद्र में होगी और उसी का व्यक्ति यदि उस कमेटी का अध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित करेगा। इस वजह से 1967 से इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, यानी विपक्ष का लीडर होता है। विपक्ष का
सांसद होता है, विपक्ष का सांसद होता है इस लोक लेखा समिति का। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 1948 से ही ये फिक्स है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष का नेता होगा 1948 से यूपी में, लेकिन केंद्र में 1967 से ये सब कुछ हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। अगर हम तीनों कमेटियों को एक साथ समझने की कोशिश करें कि ये तीनों कमेटी किस किस तरीके से है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम जिन कमेटियों की बात करें, ये जो 3 कमेटी हैं, ये इसमें हम जिसकी बात करें, एक है पीएसी, एक है एस्टीमेट कमेटी, और जो तीसरी है वो है कोपू। ये 3 प्रकार की कमेटी हैं, वित्तीय समितियां। अगर हम इस कमेटी की बात करें कि इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, और 22 सदस्य में से इसमें लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7। इस तरीके से यहाँ ये सदस्य होते हैं। वहीं हम एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। वहीं हम कोपू की बात करें तो कोपू में टोटल 22 सदस्य होते हैं, और ये जो 22 सदस्य हैं इसमें से लोकसभा से होते हैं 15, इसमें लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमें ये कमेटी देखनी है, और कमेटी पेपर में आती हैं संसदीय समितियां। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये जो कमेटी होती है इसमें जो सदस्य होते हैं किस पार्टी के कितने होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस सदन में जिस पार्टी के जितने प्रतिशत सांसद होंगे उतने ही सांसद, उतने ही सदस्य उस कमेटी में उस पार्टी के होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये सदस्य होते हैं, इनको शॉर्ट में समझ लिया। अगर हम पीएसी की बात करें तो पीएसी का जो इतिहास है ये 1921 का है। एस्टीमेट कमेटी 1950 से ही कार्य कर रही है, और ये कोपू भी 1964 से कार्य कर रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन पर थोड़ा ध्यान देना। अगर हम बात करें आगे तदर्थ समिति में, तदर्थ समिति में एक अगली कमेटी की बात करें, ये तो स्थायी कमेटी है जो बनती हैं और काम करती हैं। वहीं आगे हम बात करें संयुक्त संसदीय समिति की। संयुक्त संसदीय समिति के बारे में यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है जेपीसी, इसे जेपीसी कहा जाता है। जेपीसी का मतलब है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है इसका गठन क्यों किया जाता है, और ये किस प्रकार की समिति है, क्या स्थायी समिति है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें ये एक तदर्थ समिति है। ये कैसी समिति है, तदर्थ समिति है। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं इसमें एक अनुपात से होते हैं। अनुपात से सदस्य इस तरीके से होते हैं कि इसमें अगर लोकसभा से 2 हैं तो राज्यसभा से 1 होगा। यानी इसका जो अनुपात होता है 2:1 के रूप में होता है। जो जेपीसी कमेटी होती है उसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का अनुपात 2:1 में, अगर लोकसभा में 2 हैं तो फिर राज्यसभा से 1 होगा। जिस तरीके से मान लो ये 30 सदस्य हैं, 30 सदस्य हैं तो इसमें 20 लोकसभा से, और वहीं हम बात करें राज्यसभा से होंगे इसमें 10।
वहीं अगर 15 सदस्य हैं तो 15 सदस्यों में लोकसभा से होंगे 10, और वहीं अगर हम बात करें तो राज्यसभा से होंगे 5। इस रूप में ये सदस्य होते हैं अनुपात के रूप में, 2:1 के अनुपात में ये सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें संयुक्त संसदीय समिति की, तो ये समिति क्यों बनती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस समिति का गठन तब किया जाता है जब देश में विपक्ष यानी संसद में विपक्ष मांग कर रहा हो और सत्ता पक्ष उसकी हाँ से सहमत हो जाए, तो इस वजह से जेपीसी का गठन किया जाता है। और इसलिए और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? अगर यार लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति यदि दोनों सहमत हो जाएं किसी भी जांच करने के लिए, तो फिर जेपीसी का गठन किया जाता है। तो जेपीसी का गठन कभी कभी किया जाता है, इसीलिए ये तदर्थ समिति या अस्थायी समिति, काम पड़ने पर इसका गठन किया जाता है। ये 1987 से 2016 तक 8 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। कितनी बार गठन किया जा चुका है? 8 बार जेपीसी का गठन किया जाता है। 1987 में सबसे पहले जेपीसी का गठन जब किया गया तो उस समय बोफोर्स तोप घोटाले की जांच की गई। अब 2016 में जेपीसी का गठन किया गया है, तो वो एनआरसी यानी सीएए के लिए जेपीसी का गठन किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम उन कमेटी के बारे में, उस समय के बारे में बताने वाले हैं जब जेपीसी का गठन किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम बात करें जेपीसी का गठन कब कब हुआ है, तो जेपीसी का गठन 1987 में पहली बार हुआ था और वर्तमान में ये 2016 में इसका गठन हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो जेपीसी है अब तक अगर बात करें 8 बार इसका गठन हुआ है। 1987 से लेकर 2016 तक जेपीसी का गठन 8 बार किया जा चुका है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि पहली बार जेपीसी का गठन किस वजह से किया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बार जेपीसी का गठन 1987 में बोफोर्स तोप घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला की हुआ था यहाँ, और यहाँ इसके अध्यक्ष थे वी शंकरानंद। यानी ये पेपर में पूछा जा सकता है कि बोफोर्स तोप घोटाले की जांच के समय इस जेपीसी का अध्यक्ष कौन था, तो वी शंकरानंद। वहीं अगर हम दूसरी बार जेपीसी के गठन की बात करें तो ये दूसरी बार जेपीसी का गठन 1990-92 में हुआ। इस समय किस काम के लिए हुआ, तो इस समय मेरे प्यारे दोस्तों शेयर घोटाला हुआ, और इस शेयर घोटाले के लिए जांच की गई जेपीसी के द्वारा, और इसके जो अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। यानी यहां पर जो अध्यक्ष थे कौन थे? रामनिवास मिर्धा। ये जो गठन किया गया है ये 1992-93 में। यानी ये पूछ सकता है कि जब शेयर घोटाला हुआ तो उस समय इस जेपीसी का अध्यक्ष कौन था? रामनिवास मिर्धा। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी बार जेपीसी के गठन की बात करें तो ये 2000 में जेपीसी का गठन हुआ है, और यहां पर किया गया था स्टॉक मार्केट घोटाला। इस स्टॉक मार्केट घोटाला की जिस व्यक्ति ने जांच की वो है प्रकाश मणि
त्रिपाठी यानी जिस स्टॉक मार्केट घोटाले की जांच की वो थे प्रकाश मणि त्रिपाठी। वहीं हम बात करें चौथी बार जेपीसी का गठन 2002 में हुआ और 2002 में जिसके लिए हुआ वो है मेरे प्यारे दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कीटनाशक। जब ये कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक पाए गए, ये हैं या नहीं है, उसके लिए भी जेपीसी का गठन किया गया और इसकी जांच करने के लिए जो अध्यक्ष बना वो था शरद पवार, वो थे शरद पवार। वहीं अगर हम बात करें 5वीं बार इस जेपीसी का गठन हुआ है तो जेपीसी का गठन 2011 में हुआ और 2011 में जिस काम के लिए हुआ वो था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। और ये जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीसी चाको। यानी पीसी चाको ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए बने थे। और वहीं मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम 8वीं बार की बात करें, ये CAA के लिए यहाँ पर जेपीसी का गठन किया गया है और यहाँ है अध्यक्ष जगदम्बिका प्रसाद। ये 8वीं बार जब जेपीसी का गठन किया गया है तो CAA की जो CAA यानी सिटीजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, इसकी जो जांच करने के लिए जब कमेटी का गठन किया गया है तो वो 2016 में गठन किया गया। जेपीसी का अध्यक्ष कौन है? जगदम्बिका प्रसाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने संयुक्त संसदीय समिति के बारे में भी जानने की कोशिश की। अब हम कल कुछ महत्वपूर्ण और समितियों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।